हेलो एस्पायरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में आपका स्वागत है। न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में हम बात करेंगे 21 नवंबर की हमारी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज हम किन न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी 5 जो न्यूज़ है वो महत्वपूर्ण है। पहली है कि भारत में खाद्यान्न का जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ आंकड़ा आया है और सरकार क्या प्रयास कर रही है वो देखेंगे। बाल निर्धनता को लेके यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुछ राय मांगी थी, वो राय आ गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तव में वो क्या है। किशोर न्याय तंत्र में व्याप्त कमियां, एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमने बनाया था 2015 में, तो अब उसको 10 साल हो गए, तो उसका एनालिसिस आया कि क्या उसमें कमियां हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के माध्यम से, तो उसको चर्चा करेंगे। अरावली के लिए शरत खनन प्रबंधन योजना बनानी चाहिए केंद्र सरकार को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन या फिर सुझाव दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे अरावली की क्या स्थिति है और क्या क्या वहां पे बात हो रही है ना। संक्षिप्त सुर्खियों में कुछ बात करेंगे हम लोग, जैसे कि डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं, जेवलिन और एक्सकेलिबर क्या है, फार्मोको जीनोमिक्स क्या है, अगला ओआरएस घोल के बारे में बात करेंगे। यूएनएफसीसी कॉप जो है हाल ही में आपका ब्राजील में खत्म हो गया है, नेक्स्ट जो होगा वो तुर्की में होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। और एक सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा सेशल्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। चलिए बात करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर की। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है 16वें राष्ट्रपति संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय की राय। देखिए ये जो मामला है, एक्चुअली हुआ ऐसा था कि तमिलनाडु सरकार आज से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कुछ जजेस थे, उनकी एक रूलिंग थी। उन्होंने ये बोल दिया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को 3 महीने के अंतर्गत बिल जो आते हैं उनके पास, उन पे या तो साइन करने पड़ेंगे या फिर मना करना पड़ेगा। अनिश्चित काल के लिए उनको रोक के नहीं रखा जा सकता है ना। तो फिर सरकार ने ये हुआ कि आर्टिकल 143 जो है भारतीय संविधान का, उसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। तो उसी अधिकार के तहत आर्टिकल 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय ली थी, तो वो राय अभी आई है कि वास्तव में उस रूलिंग में क्या चेंज किया गया है या सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है। तो ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं और इसमें जो मतलब मेनली जो एक काम का होगा, अब देखिए एक मेंस में आपके राज्यपाल का पद है ही सही, तो राज्यपाल के पद से संबंधित क्या-क्या चुनौतियां हैं, क्या उसका महत्व है, क्या आप सुझाव दे सकते हैं, ऐसा सवाल आपके मेंस में प्रोबेबली बन सकता है। प्री में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित जो आर्टिकल, मेनली जो ये आर्टिकल संबंधित है, हमारी जो न्यूज संबंधित, वो आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 142, इन 4 आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, तो अब देखते हैं न्यूज क्या है। तो न्यूज में यह है, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस न्यूज में जाएं कि न्यायालय की राय क्या है। उससे पहले हम लोग एक दो आर्टिकल देख लेते हैं ताकि थोड़ा न्यूज का बेसिक समझना जरूरी सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 200 देखते हैं वो क्या है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 200 है, उसके तहत ये है कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है और वो राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से 4 विकल्प होते हैं आर्टिकल 200 के तहत। क्या क्या? पहला तो ये है कि वो विधेयक पर अपनी अनुमति दे देगा। ठीक है, दूसरा ये कि विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, मना कर देगा, रोक देगा। अगर अनुमति नहीं देगा तो विधेयक फिर वहीं खारिज हो जाता है। ठीक है, अगला है कि उसको लग रहा है कि नहीं विधेयक तो ठीक है परंतु उसके कुछ प्रावधान है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो पुनर्विचार के लिए वो विधानमंडल को राज्यपाल लौटा देगा, है ना। अगला है, अब राज्यपाल के पास एक शक्ति और ये है कि अगर उसको लगता है कि इस बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना आवश्यक है या फिर इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए उस बिल को आरक्षित कर देगा, ऐसा भारतीय संविधान के 200 में बोला हुआ है। फिर 201 में क्या बोला है? 201 में यह बोला है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर देता है, तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती है उसके बाद आर्टिकल 201 के तहत यह बोला गया है कि या तो राष्ट्रपति जो है अब विधेयक को अनुमति दे देगा कि ठीक है आप
अनुमति देते पारित माना जा रहा है, या फिर वो अनुमति खारिज कर देगा कि नहीं ये विधेयक पारित नहीं है, मना कर देगा उसके लिए, या फिर राष्ट्रपति सेम चीज बोलेगा कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए आपके विधानमंडल को लौटा देगा। परंतु यहां पर अब यह है कि आरक्षित विषय जो है, विधेयक जो है, उस पर निर्णय लेने के लिए संविधान में किसी समय सीमा को नहीं बोला गया राष्ट्रपति की, ठीक है, कोई उल्लेख नहीं है ऐसा। और इसी मामले को लेके ये होता है कि जब राज्यपाल क्या करता है, अगर केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें और कुछ डिस्प्यूट है ऐसा, तो विधेयक अगर पारित हुआ विधानमंडल के द्वारा तो राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल उस पे अपनी अनुमति देगा नहीं देगा और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। अब राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि वो उस बिल पर कब निर्णय लेगा कब नहीं। तो ये फिर क्या होता है कि विधानमंडल की जो विधायी शक्तियां हैं उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से अतिक्रमण हो जाता है। यही हमारी न्यूज है। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय ने क्या राय दी है। तो अगेन उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीश वाली संवैधानिक पीठ थी, एक खंडपीठ ने बोला है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत मांगे गए 16वें राष्ट्रपति संदर्भ, यानी कि ये 16वीं बार ऐसा राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, 16वीं बार, है ना। राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान उन्होंने नहीं, जितने भी राष्ट्रपति अभी तक भारत के रहे उन्होंने 16वीं बार पूछ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग रहे किसी विषय को लेकर। तो 16वें राष्ट्रपति संदर्भ के बारे में अपनी राय दी। बोला खंडपीठ जो है 5 न्यायाधीश, उसने बोला कि संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर कोई समय सीमा लागू नहीं कर सकता, ये बात बोली है। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश ने राय रखी है। इससे पहले क्या होता है कि अप्रैल 2025 में उच्चतम न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दिया था, अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर निर्णय के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की गई थी, ठीक है। अब अनुच्छेद 143 क्या है, 143, कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई विधि या कोई तथ्य से जुड़ा कोई व्यापक महत्व का ऐसा मामला है जिसमें कि कोई प्रश्न उत्पन्न हो सकता है भविष्य में, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय ले सकता है और इसमें फिर 5 न्यायाधीश या उससे अधिक की बेंच बैठती है और राष्ट्रपति को राय देते हैं, ठीक है। 143 समझ में आया, 200 समझ में आया, 201 समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए हमारे, है ना। अगला क्या देखते हैं। तो राय के मुख्य बिंदु क्या है, जब उन्होंने डिसीजन दिया तो क्या क्या बोला। बोला कि मानित अनुमति यानी कि डीम्ड असेंट संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है, तो यह है कि शीर्ष न्यायालय ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि न्यायालय, कोई भी कोर्ट ये मान के नहीं चल सकता कि कोई विधेयक केवल इसलिए अनुमति प्राप्त मान लिया जाए कि न्यायालय द्वारा तभी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। मतलब उन्होंने ये बोला कि मानित अनुमति, मतलब जो समय सीमा निर्धारित की गई थी अप्रैल 2025 में, तो कोई उस टाइम पे ये बोला था कि इस समय सीमा के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल बिल को पारित नहीं करते या मतलब उसके साइन नहीं करते, अनुमति नहीं देते या खारिज नहीं करते, तो उस बिल को पारित मान लिया जाएगा। तो फिर इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये मान के नहीं चल सकते कि अगर उन्होंने कोई बिल को खारिज नहीं किया, कुछ उस पर राय नहीं दी, मतलब खारिज नहीं किया, फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो सही समय सीमा समाप्त होने पर ऐसा नहीं मानेंगे कि वो पारित हो गया। तो ये क्या है, ऐसा करना राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो संवैधानिक शक्तियां हैं जो भारत के संविधान में दी गई है, उसका द्वारा कहीं ना कहीं न्यायपालिका के द्वारा अतिक्रमण होगा। तो यह शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है हमारे संविधान में, सेपरेशन ऑफ पावर, और हमारे देश के जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके प्रतिकूल होगा अगर ऐसी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देता है, उनके ऊपर समय सीमा निर्धारित करता है और समय सीमा खत्म होने पर अगर बिल को पारित मान लिया जाता है, ठीक है। अगला क्या बोला, राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयकों पर अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रह सकते। साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला कि देखिए, अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल आर्टिकल 200 और 201 के तहत अगर किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं विधायिका का कार्य जो होता है, साथ साथ में हमारे देश में जो संवैधानिक नैतिकता है उसका उल्लंघन होगा। ठीक है, यह बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी समय सीमा नहीं दी गई है, परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल पद की जो मर्यादा है, जो संवैधानिक नैतिकता है, उसका उल्लंघन होगा अगर वो अनिश्चित काल के लिए रोक के रखते हैं तो, ठीक है।
आगे देखते हैं। सीमित न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकेगा, वो किस प्रकार से? अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति दुर्भावनापूर्ण तरीके से अगर कार्य करते, ऐसा लगता है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं बिल को अनुमति देने या नहीं देने में, तो फिर न्यायपालिका वहां पे हस्तक्षेप कर सकती है। और न्यायिक समीक्षा जो है वो बिल की प्रक्रिया जो रहती है कि उसको पारित करने की जो प्रक्रिया है उस तक सीमित है, ना कि वो राज्यपाल का जो निर्णय या राष्ट्रपति का निर्णय सही है गलत, इस पे नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने बिल को मंजूरी प्रदान कर दी तो इस पे भी हम नहीं देख सकते, बिल को अगर खारिज कर दिया तो इसको भी नहीं देखेंगे, परंतु जो प्रक्रिया है उसका ठीक से पालन किया गया कि नहीं किया गया, इसके आधार पर अगर दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल तो न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी, न्यायपालिका उस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति को प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जरूरत नहीं। मतलब ये बात बोली गई है, देखिए ये सिंपल सी बात है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जब राज्यपाल जो है अगर उसने कोई बिल प्रेसिडेंट के लिए वो रखा विचार के लिए, तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जाए और आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि इसमें क्या राय करनी है। वो राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको बिल खारिज करना है, मानना है या फिर पुनर्विचार के लिए भेजना है, वो उनकी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली आर्टिकल 200 और 201 के बारे में, तो ये निर्णय ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। यहां से दो बात, राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में जो दिया हुआ है, उनकी शक्तियां, लिमिटेशन, सुझाव महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं क्या है, अरावली के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना। देखिए अरावली के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना क्या है? ये अरावली जो पर्वतमाला है उसके वहां पे सतत खनन किया जाए और उसका प्रबंधन किया जाए, ऐसी योजना है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि आप योजना तैयार कीजिए। और ये किस मामले में दिया गया है? उच्चतम न्यायालय ने TN गोदावर्मन तिरुमुलपाद मामला 1995 के में अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों की एक समान परिभाषा से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, हम आगे देखेंगे अरावली की क्या पहाड़ियां हैं और श्रेणियों की डेफिनेशन क्या है, इसको लेकर ये मामला चल रहा था। तो डेफिनेशन होना, एक यूनिक होना भी जरूरी है, एक समान होना जरूरी है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला अलग अलग राज्यों से होकर जाती है, हर राज्य उसका अलग अलग डेफिनेशन अगर मानेगा तो वहां पर संरक्षण कैसे हो पाएगा उसका। तो देखते हैं वो डेफिनेशन क्या है। एक समान परिभाषा है ना, तो उच्चतम न्यायालय ने एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति है जिसको बनाया गया था, उसने एक डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। उसने बोला कि अरावली की जो पहाड़ी होगी वो क्या होगी, जिन जिलों में अरावली, निर्दिष्ट जिलों में जिनमें अरावली निकल रही है में 100 मीटर से अगर ऊंचाई वाली पहाड़ी है तो उसको अरावली की पहाड़ी माना जाएगा। मतलब जिन निर्दिष्ट जिलों में से होते हुए अरावली पर्वतमाला निकल रही है, अगर वहां से 100 मीटर से ऊंची वाली कोई पहाड़ी है तो उसको अरावली की पहाड़ी के रूप में परिभाषित किया जाएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये तो अरावली की पहाड़ी नहीं है, यहां तो हम मनमर्जी से खनन कर सकते हैं। ठीक है, अगला बोला कि रेंजेस क्या होगी अरावली की, तो बोला कि अरावली की जो पहाड़ी होगी उसके 500 मीटर के भीतर जो भी छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी वो सब उसकी रेंज में ही मानी जाएगी कि ये भी अरावली का हिस्सा है। समझ गए? एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 100 मीटर, जहां से अरावली निकले 100 मीटर की अगर हाइट है तो उसको अरावली की पहाड़ी माना जाएगा। पास पास में अगर उस रेंज में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं 500 मीटर के उसके दायरे में, तो उसको उसकी अरावली की रेंज माना जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है। अगला क्या है, सतत खनन प्रबंधन योजना क्या है? तो देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है हमारा और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के माध्यम से दोनों मिलकर ये योजना तैयार करेंगे। अब इसमें योजना में क्या है कि खनन के लिए अनुमेय क्षेत्रों की पहचान, मतलब कहां खनन किया जा सकता है अरावली की पहाड़ियों में, उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। साथ ही पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील है ना, सेंसिटिव
संरक्षण के आधार पर महत्वपूर्ण, मतलब ऐसा तो एक एरिया जो पारिस्थितिकी के आधार पर संवेदनशील है, और एक ऐसा एरिया जिसको संरक्षण के लिए आधार को हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, और पुनर्प्राप्ति की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की भी पहचान करेगी। मतलब ऐसे एरिया की पहचान करेगी ये योजना कि एक तो जहां पे खनन किया जा सकता है, दूसरा पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील अगर क्षेत्र है तो वहां फिर हो सकता है कि खनन की अनुमति नहीं जाए। अगला, संरक्षण के आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्र कि यहां पर संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, जो अभी वहां पे पेड़ पौधे या फिर वहां पे जो विविधता होगी उसका, है ना। अगला है कि पुनर्प्राप्ति की प्राथमिकता वाले क्षेत्र, जहां पर हो सकता है कि डिग्रेडेशन हो चुका है, परंतु फिर अगर हम मेहनत करें, सरकार प्रयास करे, तो हो सकता है पुनर्प्राप्ति की जा सके, तो ऐसे क्षेत्रों की भी पहचान इस योजना के तहत की जाएगी। ठीक है, तो जहां खनन प्रबंधन सख्ती से लगाया जाए। ठीक है, अगला क्या है, अधिस्थगन यानी कि मोराटोरियम, ये क्या है, तो इस योजना के तहत ही अंतिम रूप दिए जाने तक अरावली श्रेणी वाले राज्यों में खनन पट्टे, अरावली जहां जहां से निकल रही है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, है ना, खनन पट्टे या खनन पट्टे की जो लीजेस होती है उसके नवीनीकरण पर प्रतिबंध है। मतलब ये बोला कि जब तक ये योजना बनती है तब तक कोई जो पट्टा अभी चल रहा है खनन का, उसका रिन्यू नहीं किया जाएगा, कोई लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा नया, और उसको रिन्यू भी नहीं किया जाएगा। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट आपका बोल रहा है ना। अगला क्या है, अब देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया, परंतु अब मेन न्यूज हमारी ये होगी कि अरावली जो है वो पर्वतमाला क्या है प्री के लिहाज से, तो इसको देखिए, है ना। अरावली जो है ये हमारे सबसे पुराने एक तरह से फोल्ड माउंटेन है, जो कि इनको माना जाता है कि भारत में बहुत पुराने प्री कैम्ब्रियन युग जो है वहां का पर्वत है उस टाइम का। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में ये फैले हुए हैं। इनका जो सर्वोच्च शिखर है वो राजस्थान के जो माउंट आबू है, सिरोही जिलों में वहां पर है, और इसको गुरु शिखर बोला जाता है। लगभग इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, अगला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो हमारी है ने अरावली हरित दीवार परियोजना शुरू की गई। ये क्या है, देखिए अरावली हरित दीवार परियोजना ये है कि ऐसी जो भूमि जो कि निम्नीकृत हो चुकी है उसको बहाल करना। अरावली पर्वतमाला कहीं ना कहीं एक तरह से ग्रीन दीवार की तरह काम करती नेचुरली, क्योंकि वो हमारे थार का जो डेजर्ट है उसको आगे बढ़ने से रोकती इस साइड। नहीं तो हो सकता है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और पश्चिमी यूपी के और भी क्षेत्रों में वो मरुस्थल फैल सकता है। तो मरुस्थलीकरण को रोकना, हरियाली को बढ़ाना और अरावली भूदृश्य के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य में सुधार करना इस योजना का उद्देश्य है। मतलब ये मानिए कि अरावली में पेड़ पौधों की ऐसी दीवार बनानी है कि वहां पे कोई जो भूमि है निम्नीकृत हो चुकी है वो ठीक हो जाए, मरुस्थल उसका प्रसार रुके, हरियाली बढ़े, और कहीं ना कहीं अरावली का भू परिदृश्य उसमें चेंजेस आए। ठीक है, अगला देखते हैं अरावली का महत्व क्या है। अब तो ग्रीन बैरियर के रूप में काम करती है, एक प्राकृतिक, इसलिए क्योंकि थार के रेगिस्तान को पूर्वी दिशा में या फिर गंगा सिंधु के मैदान की ओर विस्तार करने से रोकती है, मैंने आपको बता दिया। अरावली पर्वतमाला से बहुत सारी नदियां निकलती है ना, और इसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में बारिश भी होती है, कुछ पवनों को रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, एक्विफायर जो होता है यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ठीक है, के रूप में कार्य करती है। अगला हो गया, ये गंगा नदी और सिंधु नदी बेसिन के बीच एक जल विभाजक होती है। मतलब जल विभाजक का अर्थ ये होता है कि जैसे ये पर्वतमाला है तो इधर की नदियां इधर बहेगी, इधर की नदियां इधर बहेगी। जैसे कि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो पश्चिमी अगर साइड से निकल रही है तो आपके अरब सागर में जाएगी, है ना, और अगर पूर्वी साइड से निकल रही है पश्चिमी घाट के तो वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, प्राकृतिक जल विभाजक के रूप में ना। तो यहाँ कुछ नदियां हैं महत्वपूर्ण, जैसे बनास नदी हो गई, लूनी नदी हो गई, साहिबी नदी हो गई। लूनी नदी रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है भारत में मरुस्थल की। अरावली की विशाल हरित दीवार ग्रेट वॉल ऑफ अरावली एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी गलियारा बनाया गया है। ये गलियारा भारतीय तेंदुओं और सीआर के एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल के रूप में काम करता है। मतलब ग्रेट वॉल, ग्रीन वॉल देखिए वही वो है कि पेड़ पौधे लगाए है ना, ताकि वहां पर पारिस्थितिकी तंत्र है उसको वापस से ठीक किया जा सके। तो विशाल हरित दीवार वहां पे भी है अरावली में, ठीक है। तो ये इसका महत्व भी है, थोड़ी सी बातें ध्यान रखिएगा, प्री में ये चीजें आ सकती है आपके ना। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड हमारी न्यूज है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है, ऐसा हाल ही में आंकड़ा आया है।
तो इसमें देखते हैं कि सरकार खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। मेनली ये न्यूज ही होगी, तो आप इसको एक तरह से मेंस में कोट कर सकते हैं कि हाँ हाँ हमारे हमारे यहाँ पर कभी आपको एक फैक्ट देना हो कि भारत में खाद्यान्न का उत्पादन किस प्रकार के, तो हाँ हाल ही में एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है और साथ साथ में सरकार उसके लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। 1 2 3 यस है। तो कृषि उत्पादन अनुमान जो आए हैं 2024-25 के अनुसार भारत का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय के 2024-25 के कृषि वर्ष ने फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी किए और इसमें रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ, ऐसा समझ में आ रहा है। तो अनुमान देखते हैं क्या है। तो ये बोला है कि खाद्यान्न जो है, सभी प्रमुख खाद्यान्न भारत में इधर चावल, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज, सब में वृद्धि दर्ज की गई है। सब में पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा उत्पादन हुआ है। ठीक है। तिलहन की अगर बात करी जाए तो 2023-24 की तुलना में 8% से अधिक अनुमानित वृद्धि हुई है, यानी कि तिलहन का उत्पादन भी भारत में बढ़ा है। इस वृद्धि में मुख्य रूप से सोयाबीन और मूंगफली है। तिलहन में अगर वृद्धि हुई है 8% की, तो उसमें मुख्य योगदान करता है आपका सोयाबीन और मूंगफली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सरकार ने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए हैं, सरकारें पहले करी है। तो सरकार ने एमएसपी खरीद का आश्वासन दिया है। एमएसपी मतलब ये होता है कि आपके उत्पादन कितना भी हो फसलों का, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस कीमत पर तो अगर मार्केट में रेट नहीं भी चल रही है तो सरकार आपसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि किसान जो है वो उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होता है, कृषि में निवेश करता है कि ठीक है मुझे इतना तो मिनिमम अपनी फसल का पर क्विंटल के हिसाब से पैसा मिल ही जाएगा। तो एमएसपी का सरकार ने आश्वासन दिया है। विशेष रूप से दालों के एमएसपी बढ़ाए गए, जैसे तूर की दाल होगी, उड़द, चना और मूंग के लिए एमएसपी खरीद आश्वासन ने बड़ी संख्या में किसानों को लाभ पहुंचाया है। दलहन के लिए सरकार ने आत्मनिर्भरता मिशन हाल ही में शुरू किया है 2025-26 से 2030-31 तक। इसका उद्देश्य यही है, दलहन में आत्मनिर्भरता मतलब दालों के उत्पादन को भारत में बढ़ाना, और उसके अंतर्गत जो क्षेत्र है, जितने क्षेत्र में दलहन किया जा रहा है उस क्षेत्र को भी बढ़ाना, उसकी उत्पादकता को भी बढ़ाना, और उसमें जो किसान काम कर रहे हैं उनके लिए भी उसको लाभदायक कृषि बनाना। ठीक है। तो दलहन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। आयात पर निर्भरता, क्योंकि हम देखिए दालों के मामले में सबसे बड़े उत्पादन करता है, सबसे बड़े आयातक है और सबसे बड़े आप उपभोक्ता है। सबसे ज्यादा दालें भी उत्पादित हम ही करते हैं, खाते भी हम ही है और आयात भी हम ही करते हैं। तो हमारी जो डिमांड है वो हमारे जितना उत्पादन होता है उतना फुलफिल नहीं हो पाता। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि दाल के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाए ताकि प्राइसेस थोड़ी सी कम रहे और हमारे किसानों को भी फायदा मिले, और किसानों की आय में निरंतर सुधार किया जाएगा। ऐसी बात भी इस दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में बोली गई है। अगला है, सरकार ने सिंचाई विकास के लिए प्रयास किया है। जैसे 2016 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। अगर कोई किसान अपने खेत पर ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहता है, फव्वारा तकनीक लगाना चाहता है, तो सरकार उसको सब्सिडी प्रदान करती है सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत। तो इससे कहीं ना कहीं भारत में जो सिंचित एरिया है वो बढ़ा है। जब सिंचित एरिया बढ़ेगा तो भारत में जो रबी की फसल होती है वो ज्यादा होगी, है ना। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ये क्या है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है इस मिशन का उद्देश्य, और कृषि उत्पादन जो हमारा हो रहा है वो सस्टेनेबल हो। ठीक है, उत्पादकता को भी बढ़ाना, साथ साथ में संधारणीयता को बढ़ाने के लिए बोला कि कहीं ना कहीं जैविक उर्वरकों का हमें उपयोग करना चाहिए। सरकार इसको भी बढ़ावा दे रही कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जिसको बोलते हैं, कि जैविक उर्वरक जो है उसका उपयोग किया जाए खेती में। उससे उत्पादन तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही सही, साथ साथ में ये होगा कि हमारी मृदा जो है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। आपने आज देखा होगा, मार्केट में देखते हैं आप लोग ऑनलाइन कभी, तो ऑर्गेनिक चीजें बहुत आने लग गई है। ऑर्गेनिक सब्जी आने लग गई है, ऑर्गेनिक अदरक आने लग गया, ऑर्गेनिक भिंडी आने लग गई, सब अलग अलग प्रकार के आने लग गए। तो उनके रेट में भी देखेंगे तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, परंतु वो ऑर्गेनिक तरीके से उसको डेवलप किया गया है ना। तो इसमें न्यूज में तो इतना ही था, सरकार के उत्पादन में क्या वृद्धि है और सरकार के द्वारा क्या पहले की गई है। और हमारे अगर आपसे कोई पूछे तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है और तिलहन उत्पादन भी बढ़ा है, और दलहन के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है। अब देखिए, एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, उसमें बाल निर्धनता के बारे में बात करी गई है। तो देखिए इसका, ये वैसे डायरेक्टली भारत स्पेसिफिक ये न्यूज बात नहीं करती है रिपोर्ट,
बट इस रिपोर्ट में अगर बच्चों से संबंधित कुछ बात आपको लिखनी है, ऐसे में लिखनी है, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जीएस में, तो आप इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोट कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टली तो भारत से संबंधित नहीं है, प्री में आने के भी सवाल इससे चांसेस कम बनते हैं थोड़े ना। तो यूनिसेफ ने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2025 जारी करी है। तो ये जो रिपोर्ट है, बाल निर्धनता की समाप्ति हमारी साझा आवश्यकता शीर्षक है इसका। बाल निर्धनता की समाप्ति और हमारी साझा आवश्यकता है, ऐसे शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। और ये 6 श्रेणियों में विभिन्न प्रकार के जो अभाव है उनका एक तरह से माप कर बताती है कि बहुआयामी निर्धनता जो बच्चे हैं उनमें कितनी है ना। तो ये 6 श्रेणियां उन्होंने बोला कि किसी बच्चे की शिक्षा तक पहुंच कैसी है, स्वास्थ्य तक कैसी है, आवास में रह रहा है नहीं रह रहा है, पोषण जो है उसको कैसा मिल रहा है, क्या स्वच्छता उसके पास है या नहीं है, साथ साथ में उसको जल आपूर्ति हो पा रही ना हो पा रही है ना। निर्धनता का आकलन करने के लिए इसमें कम से कम 130 जो देश हैं, अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देश इसमें शामिल किए गए का डाटा इसमें शामिल किया गया इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो रिपोर्ट में अगेन बोल रहा हूं कि भारत से संबंधित ज्यादा इसमें चीजें नहीं है। तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है? बोला है कि मौद्रिक निर्धनता वो कैसी है। तो बोला कि विश्व के 19% से अधिक बच्चे चरम मौद्रिक गरीबी में जीवन जी रहे हैं। विश्व के जो 130 देश शामिल किए गए, विश्व के 19% से अधिक बच्चे चरम मौद्रिक गरीबी में जीवन जी रहे हैं, जिन्हें ये $3 दैनिक से भी कम में गुजारा करते हैं। ठीक है, वंचना या अभाव की अगर बात करें, जो उनके पास नहीं है उसको बोलते हैं अभाव एक तरह से। तो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में औसतन 5 में से 1, मतलब 5 बच्चों में से 1 बच्चा, अधिक बच्चे स्वास्थ्य, विकास और सेहत के लिए जरूरी जो न्यूनतम 2 श्रेणियां होती है 6 श्रेणियों में से, उनमें कम से कम उनकी न्यूनतम 2 श्रेणियों में गंभीर वंचना का सामना करते हैं। मतलब ये बोला कि विश्व में जो 130 देशों को डाटा लिया गया है, उसमें 5 में से 1 बच्चा, वो आपको मैंने 6 श्रेणियां अभी बताई है यहाँ पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छता, जलापूर्ति, इनमें 2 का कम से कम गंभीर तरीके से, कोई भी 2 का गंभीर तरीके से वंचना का शिकार है, गंभीर वंचना का शिकार है ना। भारत के बारे में एक फैक्ट बताया हुआ है कि भारत में लगभग 20.6 करोड़ बच्चे कम से कम एक वंचना का शिकार है। 6 जो माना कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, भारत में कम से कम 20.6 करोड़ बच्चे एक वंचना का शिकार है, और लगभग 6.2 करोड़ बच्चे 2 या उससे अधिक श्रेणियां जो हैं उसकी वंचनाओं का सामना कर रहे हैं। तो ये भारत स्पेसिफिक फैक्ट थोड़ा सा आप याद रख लिए। और भारत, या फिर जो इसमें वंचना की बात करी है, उसमें बोला है कि स्वच्छता या फिर सैनिटेशन जो है वो सबसे गंभीर वंचना है। इससे बच्चों में क्या होती है, बीमारी होती है और उनका खतरा बढ़ जाता है। मतलब ये बोला कि जो 6 प्रकार की कैटेगरी बताई गई है श्रेणियां वंचना की, उसमें सबसे गंभीर और सबसे व्यापक क्या है, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनको नहीं मिल पाती है। और किन किन क्षेत्रों में ये बात हुए है, भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसार, तो सब सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया में बच्चों में बहुआयामी निर्धनता की दर सबसे अधिक है, यानी कि सब सहारा के जो देश है और दक्षिण एशिया जो भारत और उसके आसपास की कंट्री है, उनमें बच्चों में बहुआयामी निर्धनता की रेट सबसे ज्यादा है, ऐसा बोला गया। और बहुआयामी निर्धनता की जो रेट किस आधार पर मापी जा रही है, उन 6 श्रेणियों के आधार पर है ना। निर्धनता को बढ़ाने वाले कारण क्या है, अब जो रिपोर्ट ये भी बताती है कि संघर्ष और गृह युद्ध होता है, उनमें बच्चों को परेशानी होती है, जैसे आपने गाजा में देखा होगा, भूखमरी से बच्चे मर रहे थे ना। जलवायु परिवर्तन और संकट हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है और पोषण स्तर डिक्रीज हो रहा है। जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक चेंज होता है, उसकी वजह से ये बच्चों को बहुआयामी निर्धनता होती है। राष्ट्रीय ऋण के बोझ में वृद्धि, अगर बहुत सारे जो राष्ट्र है वो अगर ऋण के बोझ में रहेंगे तो बच्चों के लिए डेडिकेटेड योजना नहीं लॉन्च कर पाएंगे। प्रौद्योगिकी के उपयोग में असमानताएं, बहुत सारे जो देश हैं वो आपके एक तरह से उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर पाते, तो बच्चों के लिए भी ठीक से जैसे पोषण की आवश्यकता हो गई, ऐसा हो सकता है कि कुछ न्यूट्रिशन वाले फूड वो डेवलप कर पाए, परंतु उनके पास वो टेक्निक ही नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों का अच्छे से इलाज किया जा सकता है, परंतु उनके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो उसमें असमानता है। और आधिकारिक विकास सहायता सरकार के द्वारा जो दी जाती है,
में अभूतपूर्व कटौती की जा रही है। इसके कारण बच्चों में बहुआयामी निर्धनता बढ़ रही है, ऐसा यूनिसेफ की रिपोर्ट आपको कहती है। तो इसका प्रभाव क्या आता है बच्चों में? देखिए, बच्चों पर काफी नकारात्मक प्रभाव होता है। बच्चों का स्वास्थ्य, विकास और सीखने की जो क्षमता है उस पर बच्चों को बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप अगर बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, उसका विकास ही नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो रोजगार के जो अवसर है वो उसके पास काफी कम हो जाते हैं और उनकी जो जीवन प्रत्याशा होती है वो भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य बेहतर नहीं मिल पाएगा तो जीवन प्रत्याशा कैसे ठीक रहेगी। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन और चिंता के शिकार रहते हैं। ठीक है। सामाजिक स्तर पर देखें तो इससे क्या होगा? निर्धनता आर्थिक समृद्धि जो होती है किसी देश में उसकी संभावनाओं को कमजोर करती है। कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा तो आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी, है ना। तथा हिंसा और उग्रवाद के बढ़ने के लिए अनुकूल दशाएं। अगर कोई बच्चा है, उसके पास रोजगार का साधन नहीं है, वो एज हो चुकी है, कमाई का कोई उसके पास साधन नहीं है, तो कहाँ जाएगा? हिंसा और रोजगार की तरफ जाएगा, चोरी डकैती करेगा, या फिर जो उग्रवादी तत्व होते हैं उनसे साथ मिलने की ज्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि वो उसको पैसे देंगे। ठीक है। तो ये सारे आते हैं आपके प्रभावों में। और क्या देखते हैं? तो अब बाल निर्धनता को खत्म करने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? उसने बोला कि प्रत्येक देश को राष्ट्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए और संसाधनों का एकीकरण करना चाहिए ताकि विभिन्न क्षेत्रों में जिन जिन एरियाज में बच्चों को कमजोर है, किसी शिक्षा में कमजोर है, कहीं स्वास्थ्य में कमजोर है, कहीं पोषण में कमजोर है, तो समन्वित कार्रवाई शुरू की जा सके। ठीक है। आर्थिक नीतियां या फिर बजट जो हो उसमें बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। यानी कि ऐसा हो सकता है कि बजट में डेडिकेटेड एक फंड अलॉट किया जाए बच्चों के लिए अलग से, या फिर जैसे बाल अनुकूलन बजटिंग उसको अपनाया जाए। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जो है उनको सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता है कि जिन परिवेश में बच्चे रहते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा देना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि गरीबी का एक कुचक्र होता है। अगर उस बच्चे के माँ बाप जो हैं, मम्मी पापा जो है, अगर उनके पास आर्थिक रोजगार के साधन नहीं है तो बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण नहीं दे पाएंगे। फिर वो बच्चा भी ऐसे ही डेवलप होगा और फिर वो धीरे धीरे एक चक्र चलता रहता है। तो सरकार को चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकार प्रोवाइड करे, बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, पोषण प्रदान करे, आवास प्रदान करे, ताकि क्या होगा? आने वाली जो पीढ़ी होगी वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के अगर स्तर पर अच्छी होगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं समाज के मुख्य धारा या फिर आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में वो शामिल हो पाएंगे, है ना। जैसे कि ब्राजील, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो योजना लाई गई थी, कैश ट्रांसफर कार्यक्रम अत्यधिक प्रभावित हुआ कि ठीक है, सरकार को फैमिलीज के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर देने चाहिए। हमारे भी इकोनॉमिक सर्वे ने 2-3-4 साल पहले इसका रिकमेंडेशन किया था कि सरकार को यूनिवर्सल रूप से सरकार को पैसे ट्रांसफर कर देना चाहिए और सारी योजनाएं बंद कर देनी चाहिए एक तरह से, है ना। और क्या है? सरकार को चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, जलापूर्ति, स्वच्छता, पोषण, आवास जैसी जो आवश्यकताएं लोक सेवाओं को सार्वभौमिक सभी के लिए सरकार उपलब्ध कराए। और भारत में देखते भी होंगे कि आप ये प्रयास चल रहे हैं, बच्चों के लिए भी चल रहा है ना। माता पिता या फिर बच्चों की जो देखभाल करता है उनको आर्थिक सुरक्षा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर माता पिता और देखभाल करता वो नौकरी नहीं कर रहा होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। तो उनके लिए हमें ये करना है कि उनके पास सम्मानजनक कार्य होना चाहिए, है ना। न्यूनतम मजदूरी लागू करी जानी चाहिए कि ताकि उनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिल सके, है ना। औपचारिक क्षेत्र जो है हमारे उसमें विस्तार करना चाहिए, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं पैसा कम मिलता है, शोषण ज्यादा होता है और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। और क्या करना चाहिए? सामाजिक सुरक्षा योजना का कवरेज भी सरकार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो बहुआयामी बाल निर्धनता है उसको कम किया जा सके। ठीक है। तो ये सारा हम लोग डिस्कस किया इसको। अब देखते हैं हम लोग किशोर न्याय तंत्र में व्याप्त कमियां। देखिए, ये जो है ऐसा है कि 2015 में एक एक्ट बना था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो उस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को 2015 से 2025 हो गया, 10 साल हो गए। तो उसका एनालिसिस करते हुए एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है, उसमें उसकी कुछ खामियां हैं उसको रेखांकित किया गया है ना, उस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या मतलब? जो बच्चे हैं अगर उनसे कोई अपराध हो जाता है तो उनका मामला एक अलग तरीके से चला जाता है, वो वाली बात है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो किशोर न्याय कानून के प्रवर्तन के बावजूद किशोर न्याय तंत्र में व्याप्त कमियां हैं उसको उजागर करती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? किशोर न्याय और कानून के उल्लंघन के आरोपित बालक
यह रिपोर्ट किशोर न्याय अधिनियम 2015 के लागू होने के 10 साल बाद भारत किशोर ये हो गया, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि जो रिपोर्ट है एक द्विवार्षिक है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार जारी की जाती है। मात्रात्मक सूचकांक के सभी भारतीय राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की न्याय प्रणाली की क्षमता का ये आकलन करती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, और उनको रैंकिंग प्रदान करती है, ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा क्या है। बाकी ये रिपोर्ट तो देखते हैं बच्चों के बारे में क्या है। तो रिपोर्ट में कुछ बाल सुरक्षा तंत्र या बाल न्याय तंत्र जो है उसकी कमियों को कुछ रेखांकित किया। पहला क्या है, किशोर न्याय बोर्ड जो बनाया गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 2015 में, बोला कि जो किशोर न्याय बोर्ड है उसका अपर्याप्त गठन हुआ है। जैसे कि 2023-24 तक हमारे देश में 765 जिले हैं, जिनमें केवल 707 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड का गठन हुआ है। मतलब उस टाइम पे एक्ट में ये बोला गया था कि हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड होना चाहिए, तो सभी जिलों में नहीं है। केवल 18 राज्यों और जम्मू कश्मीर में प्रत्येक जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड था, ठीक है। अगला है, अब जो किशोर न्याय बोर्ड है उसमें मामले भी काफी लंबित है। जैसे कि नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक के दौरान केवल 45% मामलों का निपटारा किया जा सके, मतलब आधे से भी कम मामले निपटारा हुए, लगभग ये 11 महीने की अवधि। तो मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है उसमें, कहीं ना कहीं जो है किशोर न्याय बोर्ड उसमें तो नियुक्ति नहीं हो पा रही, और उसकी प्रक्रिया कहीं ना कहीं इस प्रकार की है कि वहां पे मामले जो है वो काफी लंबित है, ठीक है। जांच कार्यों में विलंब, ये क्या है, देखिए जांच जो होती है, मतलब बच्चों ने अगर कोई अपराध किया है तो उसकी जांच की जाएगी, तो जांच का जो कार्य होता है उससे कहीं ना कहीं विलंब होता है, और इसकी वजह से ऐसा है कि हिरासत में मौजूद कुल बालकों में से लगभग 83 जो है वो पर्यवेक्षण गृहों में है। आप सिंपल से ध्यान रखिए कि जांच कार्यों में विलंब हो रहा है, इसकी वजह से मामला लंबित रहता है बच्चों से संबंधित। हाँ, अपर्याप्त अवसंरचना और कवरेज, ये क्या है, देखिए 14 राज्य ऐसे निकल कर आए इस रिपोर्ट में जब बालकों के लिए सुरक्षित स्थान का अभाव था। मतलब बच्चों को देखिए, बच्चों को आप पूरी तरह से क्रिमिनल नहीं ट्रीट कर सकते, उनको जैसे आम जो अन्य जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ भी नहीं रह सकते, उनको अलग से रखना पड़ता है। क्योंकि अगर बच्चा किसी कारण से अगर कोई अपराध कर दिया है तो अगर उसको सुधार का मौका नहीं देंगे या फिर उसको ऐसे अपराधियों के साथ रखेंगे तो फिर वो आगे जाके भी यही सब चीजें करने वाला है। तो बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान की जो बात की गई थी उस एक्ट में, उसका अभाव 14 राज्यों में देखने को मिल रहा है। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर 319 पर्यवेक्षण गृह, 41 विशेष गृह और 14 सुरक्षित स्थान है, जो कि कम है अभी ना। अगला देखते हैं। तो रिपोर्ट साथ साथ में सुझाव भी देती है कि क्या करना चाहिए हमें फिर ना। तो बोला कि जो जिला किशोर बोर्ड जो है, किशोर न्याय बोर्ड जो है, उसकी क्षमता को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान बोर्ड जो है वो न्यायाधीश जो होते हैं जिले में, साथ साथ में जो अधीक्षक होते हैं, प्रमुख पदों पर जो प्रतिनिधि होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करें। और साथ साथ में देखिए सब जगह पहले तो गठन किया जाए, उनमें जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, सबकी नियुक्ति टाइमली की जाए ताकि मामले है उनका निपटारा तुरंत किया जा सके, है ना। दक्षता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि कोई केस है तो उसका डिजिटल तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है ना। साथ ही पुलिस हो गई, अदालत हो गई और बाल देखभाल संस्थाएं जो हो गई, उनका जो डेटाबेस होता है उसको एक एकीकृत करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग डेटाबेस सब कर रहे हैं ना। अगला है जो प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे कि पुलिस हो गया या फिर आपका किशोर न्याय बोर्ड हो गया, परिवीक्षा अधिकारी या फिर प्रोबेशन अधिकारी हो गया, वकील हो गया, इन सबको एक साथ लाया जाए और इनको बच्चों से संबंधित मामलों के लिए थोड़ा संवेदनशील भी बनाया जाए और प्रशिक्षित भी किया जाए। समय समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन, मतलब जो एक्ट है उसका प्रदर्शन किस प्रकार का है, या फिर जो किशोर न्याय बोर्ड जो बनाया गया जिला स्तर पर उनका प्रदर्शन किस प्रकार का, इसका समय समय पर एक तरह से स्वतंत्र पार्टी से इंडिपेंडेंट रिव्यू लिया जाए। अगर कुछ कमी है तो फिर क्या है उसमें सुधार किया जाए। शैक्षणिक और नागरिक समाज निकायों द्वारा नियमित रूप से स्वतंत्र ऑडिट सुनिश्चित किया जाना चाहिए किशोर न्याय अधिनियम का, है ना, या फिर उसके अंतर्गत जो संरचनाएं बनाई गई उनका। अगला देखते हैं और क्या है। अब तो अधिनियम के बारे में बताया कि अधिनियम क्या है, 2015 में लाया गया था। यह कानून के उल्लंघन के आरोपित बालक, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ
और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वालों बालकों, दो प्रकार के बालक इसमें बताए गए हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करते हैं। मतलब जो अलग अलग कानून थे उनको एक साथ मिला दिया और उनमें अमेंडमेंट किया इस किशोर न्याय कानून ने। तो बोला कि कानून के उल्लंघन करने वाले आरोपित बालक है, इसका अर्थ है कि 18 वर्ष से कम आयु का, ये प्री के लिहाज से ध्यान रखिए, 18 वर्ष से कम आयु का जो बालक है, अगर उसने कोई अपराध करने का उस पर आरोप है या पाया गया है, तो वो क्या है, कानून के उल्लंघन के आरोपित बालक। 18 वर्ष से कम आयु का अगर उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है या फिर अपराध का दोषी पाया गया था, ठीक है। यह बोर्ड सीसीएल यानी कि कानून के उल्लंघन के आरोपित बालक से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापित करने को अनिवार्य बनाता है, जबकि 10 साल होने के बावजूद भी कुछ जिलों में अभी तक किशोर न्याय बोर्ड नहीं है। ऐसा ही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में निकल कर आया है, ठीक है। और क्या, इस एक्ट की क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, इसकी निगरानी कौन करेगा फिर, तो राष्ट्रीय स्तर पर करेगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो करेगा। राज्य स्तर पर जो राज्यों ने जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाए हैं वो करेंगे, ठीक है। प्रारंभिक मूल्यांकन मतलब यदि 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक के द्वारा कथित रूप से कोई जघन्य अपराध किया गया है, 16 से 18 वर्ष के बीच वाले को, है ना, क्योंकि 18 वर्ष से पहले हो जाएगा तो फिर उसको नॉर्मल कोर्ट में ही उसका मुकदमा चलेगा। 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक द्वारा कथित रूप से अगर ऐसा लग रहा है कि जघन्य अपराध किया है, तो बालक की क्षमता आंकने का आकलन करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन करना पड़ेगा। मतलब देखिए, ये सिंपल सी बात ये है कि हम ये जनरली देखते हैं कि बालक की वास्तव में एज क्या है उस टाइम पे। आपने हाल ही में ये बिहार इलेक्शन के टाइम पे सुना होगा, वहां के एक मंत्री थे, उनके बारे में ये बात बार बार आ रही थी कि उन्होंने एक उस टाइम पे कुछ अपराध किया था, कुछ डेट चेंज कर दी थी ताकि उनके ऊपर इस बाल संरक्षण वाला जो कानून होता है उसके तहत मुकदमा चले, न कि 18 वर्ष के प्लस वाले की आयु के ऊपर। तो सेम बात ये है कि अगर 16 वर्ष से अधिक का कोई बच्चा है, अगर वो कोई जघन्य अपराध कर देता है, तो किशोर न्याय बोर्ड जो होता है जिला स्तर पर, वो प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा उसकी क्षमता का कि वो वास्तव में वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा नहीं है। प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद अगर बाल न्यायालय यह तय कर सकता है कि बालक पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं, मतलब वो ये प्रारंभिक मूल्यांकन में उसकी वास्तविक एज पता लग जाएगी, तो फिर जो किशोर न्याय बोर्ड है या फिर बाल न्यायालय है वो डिसाइड करेगा कि इसमें बच्चे के रूप में इसके ऊपर मुकदमा चलाना है या फिर वयस्क के रूप में चलाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम संक्षिप्त सुर्खियों की, जो हमारे प्री के लिहाज से थोड़ी काम की होती है। ये पहला न्यूज है डार्क पैटर्न्स के बारे में। देखिए, हाल ही में क्या हुआ, 26 अग्रणी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डार्क पैटर्न्स को खत्म करने के लिए अनुपालन की घोषणा की। मतलब उन्होंने खुद ही बोला कि हम स्वैच्छिक रूप से डार्क पैटर्न जो होता है उसको खत्म करेंगे। स्वेच्छा से घोषणा करिए जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन। देखिए, सरकार ने भी डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2023 के जारी किए थे, तो उसको मानते हुए इन ई कॉमर्स वेबसाइट ने बोला कि हम डार्क पैटर्न्स जो है खत्म करेंगे अपने को। तो डार्क पैटर्न्स क्या होता है, वो मेनली हमारे काम का ही है। व्हाट इज डार्क पैटर्न? तो देखिए, ये भ्रामक ऑनलाइन डिजाइन युक्तियां हैं जो उपयोगकर्ता को अनजाने में ऐसे कार्य करने के लिए गुमराह करती है जो वे नहीं करना चाहती, जैसे कि झूठी तात्कालिकता या फिर बास्केट स्निकिंग। देखिए, ये है, अगर आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट पर गए हैं तो डार्क पैटर्न्स मतलब इस तरह से होता है कि आपसे कुछ ऐसी गतिविधियां करवाई जा रही है उस वेबसाइट पे जो आप करना नहीं चाहते हो, है ना, और उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं गुमराह करती है, तो उनको क्या बोलते हैं, डार्क पैटर्न्स। बस इतना सा ध्यान रखिए, डार्क अपने आप में मतलब काला पैटर्न है वो, जो कि उपभोक्ता को भ्रामक जानकारी प्रदान की जाती है वहां पे, और उपभोक्ताओं को एक तरह से झुठलाया जाता है। जैसे कि कभी कभी होता नहीं है कि आपने कोई पैंट देखा या शर्ट देखा, आपके जो साइज है वो आपको एक दिखाएगा कि ये एक ओनली वन लेफ्ट, जबकि हो सकता है कि उसका स्टॉक में वो बहुत अवेलेबल हो, परंतु बता रहा है कि ओनली वन लेफ्ट। फिर आप क्या करेंगे, उसको तुरंत खरीदना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो डार्क पैटर्न्स का हिस्सा होता है ना। तो विनियमन क्या है, डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2023 के तहत इसकी पहचान की गई थी, और ये उपभोक्ता कार्य विभाग है, उसके अंतर्गत आता है कि उपभोक्ता के हितों के संरक्षण करना है। सिंपल सी बात है, याद रख लीजिएगा, है ना। अब ये कुछ हमने अमेरिका से हथियार ले रहे हैं उनके बारे में। जेवलिन और
एक्स कैलिबर क्या है? तो हमने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से ये हथियार लेने वाले, तो सबसे बस आपको नाम याद रखिए, इसमें ज्यादा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जेवलिन मिसाइल सिस्टम। तो जेवलिन के बारे में अगर पूछे आपसे तो क्या है? मिसाइल सिस्टम है ये एक प्रकार का, जो कि हम लोग अमेरिका से लेने वाले। किसने बनाया इसको? लोकहिड मार्टिन वहां की जो कंपनी है, और रिया रेथियन ने संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया है। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है कि डागो और भूग जाओ, अब छोड़ दो एक बस को एक बार, फिर ये अपना लक्ष्य स्वयं देख लेता है, भटकता नहीं है ना, के सिद्धांत पर काम करता है। और इतना हल्का होता है कि सैनिक जो है इसको कंधे पर रख के ले आते हैं। आपने कभी कभी तालिबानी लड़ाकों को दिखा होगा कि वो मोटार यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो वो उसी प्रकार का ये है जेवलिन मिसाइल सिस्टम। जेवलिन कैसे होता है ना कि जेवलिन को हम लोग यहाँ रख के फेंकते हैं, तो उस प्रकार का ये कि कंधे पर रख के इसको ले जाया जा सकता है ना, और मध्यम दूरी का मिसाइल होता है। बाकी इसकी कोई खास बात याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात याद रखिए कि जेवलिन मिसाइल सिस्टम अमेरिका से ले रहे हैं, और इसने बनाया है फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे, और आपके कंधे पर रख के ले जा सकते हैं। बाकी ये डिटेल आपको कोई काम की नहीं है ना। अब एक्सकेलिबर क्या है? देखो एक्सकेलिबर ये है एक्सकेलिबर गाइडेड आर्टिलरी म्यूनिशन। तो अब क्या एक प्रकार की आर्टिलरी है ये, गाइडेड आर्टिलरी। तो इसका निर्माण किसने किया? तो रेथियान मिसाइल एंड डिफेंस जो है, जिसने लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर आपका जेवलिन बनाया था, वही ने एक सटीक निर्देशित 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी राउंड के रूप में विकसित किया। आर्टिलरी मतलब एक प्रकार का बंदूक है ये, है ना, आर्टिलरी है ना। लंबी दूरी पर सटीक हमला करने की क्षमता इसके पास है, और इसमें कहीं ना कहीं कोलेटरल डैमेज जो होता है, मतलब आप जब किसी डॉग फाइट में उलझे हो, डॉग फाइट तो खैर प्लेन में होती है, अगर आप किसी टेररिस्ट के साथ फाइट कर रहे हो बंदूकों के माध्यम से, तो कोलेटरल डैमेज कम से कम होता है इसके माध्यम से ना। यानी सामान्य नागरिकों और गैर युद्धक सैनिकों की बहुत कम हानि होती है, साथ ही रसद संबंधी लागत में भी कमी इससे आती है। ये ध्यान रखिए, ज्यादा इस खास नहीं है, आर्टिलरी राउंड के रूप में इसको विकसित किया गया है, और दोनों अमेरिका से हम लोग दे रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ना, मतलब पीसीएस में पूछा सकते पर यूपीएससी के हिसाब से तो नहीं है। भारतीय पोत परिवहन जहाज ये क्या है? देखिए हाल ही में सरकार ने कुछ है कि हमारे पोत परिवहन सेक्टर जो है वो बढ़े, उसके लिए कुछ नियम कानून थे, उनको शिथिल किया है। जैसे बोला है कि भारतीय जहाजों के लिए साइन ऑन, साइन ऑफ और श्योर लीव पास जो है वो समाप्त कर दिया। मतलब पासेस जो लेने पड़ते थे उनको बार बार हर 10-15 दिन में, वो भारत सरकार ने समाप्त कर दिया हाल ही में, है ना। तो नियमों को हटाने के पीछे कारण क्या है कि श्योर लीव पास जो था, इसके तहत ये नियम था कि जो नाविक है, सेलर्स जो होते हैं, ये SLP प्राप्त करने के लिए या फिर उसका विस्तार करने के लिए जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं उनमें स्वयं उपस्थित होना पड़ता था प्रत्येक 10 दिन, और ऐसा करना पड़ता था। तो अब हर 10 दिन में वो आएगा, तो वो नाविक काम कैसे कब करेगा, है ना। इसके कारण परिचालन में देरी होती थी, और जहाज पर चालक दल के कर्तव्य में बाधा आती थी। तो सरकार ने इसको स्क्रैप कर दिया कि नहीं आने की जरूरत है अब ना। बाकी सरकार और कुछ प्रयास कर रही है भारतीय पोत परिवहन को बढ़ाने के लिए, कि पहले अस्वीकार करने वाले राइट्स भारतीय पोत परिवहन कंपनी को सब्सिडी में सहायता दी जा रही है, जहाज निर्माण इतनी सहायता दी, ये कभी डिटेल में आएगा तो बात करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि SLP क्या है, श्योर लीव पास था, उसको सरकार ने बंद कर दिया है ना। अगला देखते हैं, टर्म है नहीं, ये इंपॉर्टेंट, फार्माकोजेनोमिक्स, ये क्या है ना। तो हाल ही में ये न्यूज में क्यों आया, और ये टर्म क्या है? टर्म इंपॉर्टेंट है। फार्माकोजेनोमिक्स किसी व्यक्ति की आनुवांशिक प्रोफाइल का उपयोग करने के लिए अधिकतम सुरक्षा और प्रभावशीलता के लिए दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन को अनुकूलित करता है। इस प्रकार यह एक प्रिसीजन मेडिसिन क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। तो इसके बारे में बताया कि हाँ, इसके लाभ हो सकते हैं, परंतु ये क्या है? देखिए फार्माकोलॉजी यानी कि होता है मेडिसिन का अध्ययन, ठीक है। अगला है जीनोमिक्स, यानी कि जीनोम का अध्ययन आप करते हैं, उसका मिश्रण क्या है? फार्माकोजेनोमिक्स। फार्माकोलॉजी प्लस जीनोमिक्स का मिश्रण है फार्माकोमोलॉजी। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका जीनोम का अध्ययन करेंगे, जीन्स का अध्ययन करेंगे, और वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि इसको कौन सी दवाई सटीक रूप से लग सकती है, ठीक है, और कहां पे लगाएंगे तो इस दवाई का असर इसको मैक्सिमम होगा। तो फिर क्या होगा? दवाओं की टारगेट जो होगा, लक्ष्य जो होगा वो बेहतर होगा, और इंसान का रिकवर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ना। इससे यह अध्ययन किया जाएगा कि जीन किसी व्यक्ति
कि दवाओं के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो कैसे प्रभावित करते हैं। उद्देश्य यह अनुमान लगाने में मदद करेगा कौन सी दवाएं प्रभावी होगी, कौन सी काम नहीं करेगी और कौन सी प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं दे सकती है। जिनके बारे में पता लग गया तो फिर आप दवाओं के बारे में पता लगा सकते हो कि उस इंसान को कौन सी दवा सही रहेगी, है ना। भविष्य की संभावना क्या है इससे, कि सही दवा, सही खुराक और सही रोगी के दृष्टिकोण जो है उसका समर्थन ये करेगी, है ना। उन रोगियों की पहचान करके प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं को काफी कम करेगी। अगर जैसे कोई रोगी है, किसी दवाई को प्रति वो प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसको कम करेगी और कहीं ना कहीं दवा की जो विषाक्तता है या फिर खराब प्रभावशीलता के प्रति संवेदनशीलता कम होगी। मतलब आप सीधा से ध्यान रखिए, आप दवाई जो है आप बेहतर तरीके से ले पाएंगे, बेहतर तरीके से सही हो पाएंगे फार्माकोजेनोमिक्स के माध्यम से, ठीक है। चुनौतियां भी हालांकि इसकी कुछ, कि इसकी पहुंच अभी सीमित है, अभी आबादी का सारा जीनोम का डाटा उपलब्ध नहीं है और डिफरेंट है। अब ऐसा थोड़ी है कि हर किसी का जीन देखा जाए और फिर उसके लिए अलग दवाई बनाई जाएगी, है ना। और अभी तो ये क्लिनिकल ट्रायल फेज में लगभग चल रहा है, अभी इसको व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है एक तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, ओआरएस आपने लिया होगा कभी, आपको अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपने ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स लिए होंगे, ओआरएस। तो हाल ही में फसाई जो है, फसाई ने ये बोला है कि राज्य और संघ जो अपने यूटीज है उनको बोला है कि ओआरएस शब्द का जो शब्द का उपयोग है विपणन किए जा रहे पेय पदार्थों और समान उत्पादों को बाजार से हटाने का निर्देश दिया। मतलब बहुत सारे जो उत्पाद है उसमें ओआरएस लिखा रहता है कि ओआरएस ना, तो ये बोला कि उन उत्पादों को बाजार से हटाओ। अब ओआरएस क्या है एक्चुअल में, ये देख लेते हैं हम लोग कि ओआरएस शब्द का अन्य रूप से उपयोग डब्ल्यूएचओ अनुशंसित ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स है। और आजकल देखते हैं आप, हर कोई किसी पेय पदार्थ में लिखा रहेगा कि ये ओआरएस है ना, जो एक दवा का उत्पाद है, मतलब एक प्रकार की दवा है। यह सरल और सस्ता ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार का घोल होता है। इसका उपयोग तीव्र अतिसार रोगों, अगर आपको डायरिया हो रहा है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है ना। और अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया बहुत अधिक मात्रा में, आपका जल शरीर से जल निकल गया, तो उसके उपचार के लिए आपको ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, ठीक है। तीव्र अतिसार रोग विकासशील देशों में बाल मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है। जो डायरिया है वो विकासशील देशों में बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण में से एक माना जाता है। तो डब्ल्यूएचओ अनुशंसित ओआरएस की संरचना क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए प्री के लिहाज से कि ओआरएस में क्या क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड होता है, ग्लूकोज होता है, एनहाइड्रेट उसको भी बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड होता है और ट्राइसोडियम साइट्रेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओआरएस में क्या इंग्रेडिएंट्स होता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके साइंस और करंट अफेयर सब में पूछा जा सकता है इस तरह के ना, यूपीएससी में सवाल। कार्य क्या है, अब जो ओआरएस में जो ग्लूकोज होता है वो होता है कि आपको सोडियम, आपके शरीर में सोडियम और जल का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, कि ऑब्जॉर्ब हो आपके बॉडी में जल ना। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कमी को पूरा करते हैं। और साइट्रेट जो होता है ओआरएस के अंतर्गत वो क्या करता है, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन जो हमको हो जाता है से संबंधित अम्ल रक्तता को ठीक करने में, हमारी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन होता है तो एसिड कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, तो उसको ठीक करने में आपका साइट्रेट काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, यानी कि संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र क्या है। तो देखिए ब्राजील के बेलेम में 3-4 बार तो हम लोग डिस्कस करके वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही है। COP 30 हुआ है तो भारत ने बोला है कि संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र को भारत ने बोला है कि न्याय संगत और मापनीय वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण उपयोग। मतलब ये बोला है कि जो ये तंत्र है जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, इससे कहीं ना कहीं जलवायु न्याय है उसको प्राप्ति करने में मदद मिल रही है। तो ये क्या है जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत देखिए जापान ने की थी 2013 में। उसने ये बोला कि द्विपक्षीय रूप से मैं क्रेडिटिंग की भागीदारी करूंगा, है ना, और देश जो है उनको कोशिश करूंगा कि कम कार्बन उत्सर्जन प्रौद्योगिकी जो है उसको बढ़ावा दो। मतलब जापान ने बोला कि ऐसे कुछ तकनीक हम लोग प्रोवाइड करेंगे, फंड प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो देश है जहां से उत्सर्जन ज्यादा होता है वो कम हो, है ना।
2013 में। उद्देश्य क्या है? जापानी संस्थाओं द्वारा निवेश के माध्यम से अग्रणी डीकार्बोनाइजिंग यानी कि कार्बन का उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य था। प्रौद्योगिकी और अवसंरचना क्या है इसमें? आदि के प्रसार को सुगम बनाना। मतलब क्या किया जाता है इसमें कि प्रौद्योगिकी हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, उसके प्रसार को सुगम बनाया जाएगा, जिसमें भागीदार देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जीएचजी में कमी आएगी और उसे हटाने या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक तरह से योगदान देगा। भागीदारी क्या है? अब तक भारत सहित लगभग 31 भागीदार देशों और में 280 से अधिक परियोजना तक ये फैल चुका है। ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म मतलब सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो जापान है देशों के साथ समझौते करता है, उनको फंड प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है ताकि उनके वहां से उत्सर्जन कम हो सके कार्बन का। ये ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म है जो कि जापान के द्वारा 2013 में शुरू की गई थी। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या है इसका? तो देखिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत ये कार्य करता है और यह अनुच्छेद क्या है? मतलब कि पारदर्शी क्रेडिट साझाकरण और वित्त जुटाने में सक्षम बनाता है। मतलब देखिए ये डिस्प्यूट हमेशा विकासशील और विकसित देशों के बीच में रहा है कि विकासशील देश हमेशा बोलते हैं कि हमें अगर जलवायु परिवर्तन से निपटना है तो आप हमें फंड प्रोवाइड कीजिए, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए। तो उसका जो मैकेनिज्म लिखा हुआ अनुच्छेद 6 में लिखा है पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौते में, तो उसके तहत ये जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म कार्य करती है। ठीक है, फोकस क्षेत्र इसमें क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, सतत विमान ईंधन, बायोगैस, हार्ड टू अबेट क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां से ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कम हो। हार्ड टू अबेट क्षेत्र क्या होते हैं अभी इसके बारे में बताया है। ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनसे ग्रीन हाउस उत्सर्जन जीएचजी के उत्सर्जन को कम करना है और कठिन होता है। मतलब ऐसे सेट हार्ड टू अबेट मतलब वहां से ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है उसको कम करना टफ होता है, उन क्षेत्रों में भी ये काम करता है। तो ऐसे क्षेत्र क्या होता है? इस्पात क्षेत्र जो हो गया, इससे आपका जीएचजी का उत्सर्जन होगा ही, परंतु फिर भी कोशिश करी जाएगी ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के माध्यम से कि कम हो उसमें ना। यूएनएफसीसी कोप के बारे में कुछ बात आई है। अब ये कोप 30 तो ब्राजील के बेलेम में हुआ। अभी बोला कि तुर्की जो है वो कोप 31 जो है उसके अध्यक्ष वहां होगा, तुर्की में होगा, और ऑस्ट्रेलिया जो है उसका अध्यक्ष होगा और मेजबानी जो करेगा वो तुर्की करेगा। ठीक है, तो कॉप के बारे में नॉर्मल बात बताइए कि कॉप कब बना था और इस कब से शुरू हुआ है। तो देखिए कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो कि UNFFC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। ये वार्षिक सम्मेलन होते हैं इसके, और जहां पर सदस्य देश जो आते हैं वो देखते हैं कि प्रगति किस प्रकार की हुई, समझौते हुए हैं वो किस प्रकार की, उन पर वार्ता करते हैं। और जलवायु परिवर्तन से निपटने की जो प्रतिबद्धताएं होती हैं वो बहुत सारे देश बोलते हैं, अलग अलग योजनाएं शुरू करते हैं उस टाइम पे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे जलवायु परिवर्तन के लिए, है ना। सीओपी का एक प्रमुख कार्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय संचार और उत्सर्जन सूची जो है, मतलब जो हर देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित करता है डिटर्मिनेंट्स, निर्धारित योगदान कि हम इतना ही योगदान करने वाले जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, तो उसकी समीक्षा भी ये कॉप उस टाइम पे करता है जब इसका सम्मेलन होता है। कोप 1 की अगर बात करें सबसे पहली बार कब हुआ था, तो आपके जर्मनी के बर्लिन में 1995 में ये पहली बार आयोजित हुआ था। और कोप 30 कहाँ हो रहा है? ब्राजील के बेलेब में, यानी कि हर साल ये होता है। और नेक्स्ट कहाँ होगा? तुर्की में। एंड उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल मुंटीराओ, ये क्या है? ग्लोबल मुटीराओ तो ब्राजील में आयोजित हो रहे अगेन कोप 30 है ना। ग्लोबल मुटीराओ पहल को अपनाया गया, वहां पे उस पहल को अपनाया गया। यह पहल जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए तत्काल व सामूहिक लामबंदी का आह्वान करती है। तो सबसे पहले तो ये रखना, ग्लोबल मुटीराओ क्या बोलती है, कहाँ अपनाया गया? कोप 30 में। और क्या बोलती है कि जीवाश्म ईंधन को तत्काल रूप से और चरणबद्ध तरीके से हमें खत्म करना है ना। तो ग्लोबल मुटीराओ पहल के बारे में थोड़ा सा और बताया क्या है। ये एक ब्राजीलाई इतिहास क्या है इसका? ब्राजील की एक देशी परंपरा है, शब्द है मुटीराओ से प्रेरित है। इसका अर्थ क्या है? साझा लक्ष्यों के लिए सामुदायिक श्रम, यानी कि अगर हमें साझा लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो सामुदायिक रूप से कार्य करना होगा, ऐसा मुटीराओ टर्म ब्राजील की बोलती है। तो कोप 30 प्रेसिडेंसी द्वारा एक वैश्विक जलवायु लामबंदी उपकरण के रूप में ग्लोबल मुटीराओ को अपनाया गया कि जीवाश्म ईंधन है उसको कम करना है चरणबद्ध तरीके से और सामूहिक रूप से। ये अवधारणा क्या है? यह जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई को पेरिस समझौते के 1.5
डिग्री सेल्सियस लक्ष्य रखा गया था कि अनुरूप एक सहकारी और समग्र समाज के प्रयास के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब अगर सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, सहकारी रूप से प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर जीवाश्म ईंधन को कम करने के लिए, तो हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज के तहत जो 1.5 डिग्री से अधिक तापमान नहीं बढ़ना चाहिए, उसका जो लक्ष्य रखा है वो पूरा हो पाएगा। इसका दायरा क्या है? इसका कार्यान्वयन वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी के उपयोग को गति देने के लिए सरकारों, शहरों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सबकी भागीदारी अपेक्षित होगी। सामूहिक भागीदारी की बात करें, सामुदायिक श्रम की, सब लोगों की भागीदारी चाहिए। प्लेटफॉर्म क्या उपयोग करेंगे? यह भागीदारी को व्यापक बनाने और स्थानीय कार्रवाई को वैश्विक लक्ष्यों से जोड़ने के लिए मोलो का डिजिटल हब जैसे उपकरणों का उपयोग करती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक टर्म क्या है, मोला का डिजिटल हब क्या है? तो ये ग्लोबल मुटेरा जो पहले, उसके तहत जो डिजिटल डाटा सारा का सारा स्टोर इस हब में किया जाएगा। ठीक है, मेनली तो टर्म ध्यान रखिए, अगर आता है एग्जाम में तो आप बता रहे कि इसका क्या रखा गया है कि चरणबद्ध रूप से जीवाश्म ईंधन को तत्काल रूप से खत्म करना सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से। ओके, तो हमारे जितने भी सुर्खियों में संक्षिप्त सुर्खियां थी उनके बारे में हमने बात करी। अब हमारे सुर्खियों में रहे एक स्थल की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है सेशल्स, जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। ये रहा आपका सेशल्स और ये रही इसकी राजधानी। हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है और इसके ऊपर अगर बात करी जाए तो आपका ये मेडागास्कर रहा, ये मोजाम्बिक रहा, ये इंडियन ओशन रहा, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं अफ्रीका का जो है उसके पूर्वी तट की साइड ये स्थित है ना। सेशल्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का छठा सदस्य बना। अभी हमने थोड़े दिन पहले बात करी थी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो हो रहा है वो भारत में किया जा रहा है और आसपास के जो देश हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ये सब मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र या आसपास की जो सुरक्षा है उसके बीच में सहयोग करते हैं कि कैसे सहयोग करा जा सके। तो अब सेशल्स नया सदस्य उसका बना है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये मेडागास्कर है, उसके उत्तर पूर्व में स्थित है ना। 155 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है। आकार की बात करें तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ही यह सबसे छोटा अफ्रीकी देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपका सेशल्स। ठीक है, भौगोलिक विशेषताओं की अगर इसकी बात करें तो क्या है? द्वीप समूह जलमग्न मस्का रेने पठार के ऊपर स्थित है। मतलब जो इसके जलमग्न द्वीप है, एक पठार है उसके ऊपर स्थित है, उसका नाम है मस्कोरेने। भूभाग है माहे द्वीप समूह जो है, जलवायु ज्वालामुखी है, मतलब ज्वालामुखी से इसका एक जो द्वीप समूह है माहे वो बना है, जिसके सकड़े तट और आंतरिक भाग पहाड़ी है। मतलब सकड़े तट है, आंतरिक भाग पहाड़ी है और अपेक्षाकृत समतल प्रवाल द्वीप या ऊंची चट्टानें हैं। देखिए इतना सब काम का होता नहीं है, बस देख लीजिए आप थोड़ा ना। द्वीप समूह क्या है? इसमें दो मुख्य द्वीप समूह शामिल है। एक माहे द्वीप समूह, जैसे कि हमने बात करा, किससे बना है? ज्वालामुखी से बना है। ज्वालामुखी से उद्गार होता है, फिर वो जमता है, तब द्वीप समूह बनता है, जो कि पहाड़ी द्वीप है। और एक द्वीप है आउटर द्वीप, जो कि समतल प्रवाल द्वीप। ये दो महत्वपूर्ण द्वीप है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक माही द्वीप समूह और एक आपका आउटर द्वीप समूह। इसकी जलवायु है उष्णकटिबंधीय महासागरीय जलवायु, सिंपल सी। ठीक है, और कुछ? ठीक। तो सारा न्यूज हमने आपके जो मेन न्यूज संक्षिप्त सुर्खियां और सुर्खियों में राजस्थल सारा डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है ये सेशन आपकी जो तैयारी है एग्जाम की उसमें लाभदायक होगा और ऐसे ही अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।